नमस्कार कर्नल शांतनु, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। नमस्कार आपको भी और दर्शकगणों को एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो। कर्नल शांतनु, भारत के 8 पूर्व सैनिकों को अब कतर फांसी नहीं देगा। ये भारत के लिए सच में बहुत खुशी की खबर है। लेकिन इसमें पीएम मोदी की भी स्ट्रैटेजी बहुत काम आई क्योंकि उन्होंने सैनिकों को उस समय अ, यू नो कतर ने उस समय अचानक से सज़ा दी जब इज़राइल और फ़लस्तीन में जंग छिड़ी हुई थी। आप यस, किस तरीके से देखते हैं ये पूरा मैटर? पहले तो मैं इस जो केस है कतर में हुआ है इस पे हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर चुके हैं एंड इसमें एक बहुत ही अच्छा मुद्दा ये है कि हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट प्लस प्रधानमंत्री ने इसमें कंटिन्यूअसली पर्सनल इंटरेस्ट लिया है। और सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये जो आज सक्सेस मिला है डिस्पाइट ये जो इसराइल और पैलेस्टीन का जंग चल रहा है, इसमें इंडिया वाज सपोर्टिंग इसराइल, डाउनप्लेइंग हमास, हेल्पिंग पैलेस्टाइन, बहुत ही टैक्टफुली काम कर रहा था हमारा गवर्नमेंट अंडर आवर प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप। Yeah. और कतार has sympathizers in Hamas and is pro-Palestine, anti-Israel. But despite that, we have got success in getting these 8 naval officers freed and the death sentence removed. इसमें मोदी जी का पर्सनल कतार के एमीर के साथ जो रिलेशन है वो काम आया है। बिकॉज दो बताया जाता है जब मोदी जी गए थे कतार में, एमीर से मुलाकात हुआ था अभी पिछले महीने। तो व्हाट हैज हैपेंड इज इन्होंने ऑफ द कफ एमीर से इस बात पे बात हुआ है, बट बिकॉज दिस होल थिंग इज बीइंग केप्ट सीक्रेट, इसलिए इसको उस टाइम पे न्यूज में आया नहीं है। एंड ऑल्सो बिकॉज कतार के अमीर का क्या फाइनल वर्डिक्ट रहेगा, इसलिए इसको पब्लिक नहीं किया था। नहीं तो डे 1 से इंडियन गवर्नमेंट एंड हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जयशंकर जी, अरिंदम बागची जो कि स्पोक्स पर्सन है जो बताते रहते हैं, जयशंकर हैज बीन इन टच विथ all the family members, and also appeals have been made, proper consular access had been taken by Yeah. our ministry, and continuous follow-ups have been done. The lawyers detailed for them also are the best। जो जबकि ये सब चीजें किसको हायर किया क्या नहीं किया ये सब पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं डाल रहे हैं बिकॉज चार्जेस भी पब्लिक डोमेन में नहीं बताया, क्योंकि कतार ने जो चार्जेस लगाए हैं देशद्रोही का और एस्पियोनेज का, उसके अलावा उन्होंने भी नहीं बताया, हमारे गवर्नमेंट ने भी उसको रिवील नहीं किया, इसको अंडर द रैप्स रहने दिया है। अंडर द रैप्स मतलब साए के नीचे। देन ये तो काफी हद तक क्लियर हो गया था जब अपील किया था जो फर्स्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसी टाइम उन्होंने कहा था कि इसको हम बहुत नरम अंदाज से देखेंगे। एंड ये जो आज ऑर्डर आ गया है, दैट हैज बीन एन आउटकम ऑफ दैट, आउटकम ऑफ आवर गवर्नमेंट continuous pressurizing the Qatari government, Modi ji's personal relation with the Emir, and thirdly, the sharing of technology with
Qatar government or Qatar, because there are many MOUs which have been signed between India and Qatar on technology and climate change plus defense also. So Qatar इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता. They have to be grateful to India for all the help that we are giving them. इसी का नतीजा है our Prime Minister and External Affairs Minister has utilized and got the best out of it. अभी देखना रह गया है कि जो सजा इनको दिया है, प्रेजेंटली इट इज इम्प्रिजनमेंट. अब इसको किस तरह से किया जाएगा वो देखना है कि या कतार जेल में करेंगे या इनको इंडिया में एक्सट्रेडिट करके यहाँ इसको इम्प्रिजनमेंट कराया जाएगा, और कितने ड्यूरेशन के लिए अगर इम्प्रिजनमेंट फाइनली किया गया तो. करण रॉय, एक चीज और जानना चाहती हूँ. ये मतलब इजी टास्क नहीं था. जो जिसके प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, प्लस जो हमारे विदेश मंत्री हैं, दे डन इट वेरी टैक्टफुली, डिप्लोमेटिकली, वेल डन तरीके से इसको किया. और जो अब जो लीगल रिलीफ है उनको, वो आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ये इतना आसान मामला नहीं था, क्योंकि इसमें जो मिडल ईस्ट के हमारा रिलेशनशिप है, वो भी इसमें था. बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई थी. मैं वही तो कह रहा हूं कि ये काफी टैक्टफुली किया गया है बाय द फोर्स ऑफ अस बीइंग अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड इंडिया प्लेइंग अ गेम चेंजर इन ऑल दीज फोरम्स, जैसे क्वाड हो गया है, G20 है, एंड अदर जितने भी फोरम्स है. इंडिया हैज नॉट बोर्ड in this last few years to any of their sanctions, like US sanctions से डरे नहीं है. Despite the Ukraine Russia war, सपोर्ट देने के लिए रशिया से तेल खरीदा है. मिडिल ईस्ट में the IMEC is in the pipeline after the G20. Then मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ, इवन सऊदी का जो MBS है, जो क्राउन प्रिंस, उनके साथ रिलेशंस आर वेरी गुड विद आवर गवर्नमेंट. ये सब प्रेशराइज किया गया है. मोदी हैज यूज्ड हिज ओन पर्सनल रिलेशंस विद द एमीर एंड गॉट द थिंग. ये अगर टॉप डाउन नहीं होता तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता. एंड एक चीज मैं इस टाइम पे बताना चाहूंगा कि दिस गवर्नमेंट स्टैंड्स बाय बिहाइंड इट्स सिटीजन. अगर आपको ध्यान हो, सिल्कियारा टनल केस में भी 40 सिटीजन्स के लिए आवर गवर्नमेंट ने दिन रात का जोड़ तोड़ लगा दिया, and they were taken out successfully. Same is the case for these officers who were charge sheeted for espionage. The consular access लेके इनके families को करके, and then finally Modi ji has used his own good officers and got the work done. It was not an easy task. Concerted efforts have been put in and continuously over the few months, where the Court of Justice पे appeal, the options, जैसे मैंने पहले बताया था, 3 options थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का या इनको टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस इन पे डालने का, which have not been used, but the bilateral relations have been used, which is a very good way. इससे क्या हुआ है, इंडो कतार रिलेशंस भी स्पॉइल नहीं हुआ है और हमारा काम भी हो गया ऑफ getting these 8 ex-naval officers free from the death sentence. करण रॉय, एक चीज और जानना चाह रही हूँ. कतर में जिस कंपनी में ये लोग जाते हैं, अल दहारा कंपनी नाम है उसका, 8 ये जो ऑफिसर्स हैं, इन पे जासूसी करने का आरोप है. हालांकि इसमें मतलब आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन यू आर बीइंग एन ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये
मतलब कैसे हो सकता है? वो लोग किसी दूसरे मिशन पे गए हुए हैं। आई मीन वो कोई ट्रेनिंग के लिए उनको बुलाया गया था कतर सरकार की ओर से और फिर ये कैसे हो गया कि उन पे इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया कि वो जासूसी करने करी है उन्होंने? देखिए, मैंने जैसे कि पिछले बार कहा है, आई नो सम ऑफ दीज ऑफिसर्स पर्सनली, दे आर नॉट ऑफ दूस टाइप्स। अगर उनको करना होता तो इंडिया में रह के भी ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनके पास था, दे कुड हैव सोल्ड इट ऑफ। बट अब ये जब अल्दारा कंपनी, बिकॉज कतारी आर्मी ओब्लिक नेवी ऑफ डिफेंस स्ट्रक्चर इज प्राइवेटाइज्ड, their training is privatized. Al-Dahra company is looking after their defense training and other equipments. So what happened is, ये जो ऑफिसर्स थे ये फ्रांस गए थे बिकॉज एक सबमरीन का डील होने वाला था। उसमें बोला जाता है कि इसराइल को जो है डाटा पास हुआ है। अब कितना क्या हुआ है, या फंसाया गया है, या अल्दहरा कंपनी में जो सऊदी ओब्लिक कतारी लोग थे, दे वर इन्वॉल्व, और फाइनली इनको स्केपगोट बना दिया गया है बिकॉज द अदर पीपल हैव आइदर बीन थ्रोन आउट और देश निकाला देके उनको निकाल दिया, जो इनके एक रिटायर्ड कतारी स्क्वाड लीडर भी थे और एक जनरल साहब थे। सो मोस्ट प्रोबेबली इनको फंसाया गया बिकॉज दे क्लेम दैट दे हैव नॉट स्पोकन टू एनीबॉडी, एंड एज फार एज वी नो देयर इज नो documents which says that they have passed on information to Israel on these aspects, because Israel is against these Palestine and the Middle East countries. So कुछ प्रूफ ऑफिशियली अभी तक हुआ नहीं है, बट देन काफी कुछ छुपा के रखा गया, एंड एमईए इज आल्सो नॉट गिविंग आउट डिटेल्स ड्यू टू वट एवर रीजंस बेस्ट नोन टू देम बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। सो ये कहा जाता है कि दे पास्ड इंफॉर्मेशन टू इसराइल, बट देन दीज अदर ऑफिशियल्स ऑफ अल दहरा हु आर फ्रॉम कतार have been thrown out or they have been released. So there was a mismatch, and why these 8 officers? So that is why इनको भी मेरे ख्याल से imprisonment करके ये किया गया है। So hopefully ये imprisonment से भी रिहा हो जाएंगे as and when the process takes place. अच्छा आपको नहीं लगता कि फांसी की सजा उस समय दी गई जब इज़राइल और फिलिस्तीन में आपस में जंग छिड़ी हुई थी, तो इसमें कुछ साजिश जैसा आपको लगता है? और अब जब चीज़ें थोड़ी-सी ठीक हुई हैं तो अ, और फिर इधर से भारतीय गवर्नमेंट ने भी प्रेशर बनाया, इसके बाद उन कतर सरकार को ये एक्शन लेना पड़ा। वो ढीले पड़े ये आई मीन। जो आप कह रहे हैं बात सही है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया है। ये मेरे ख्याल से इमोशनल आउटबर्स्ट था कतारी गवर्नमेंट का, बिकॉज जैसे ही ये जंग छिड़ा था इसराइल पाकिस्तान का, इंडिया हैड सपोर्टेड इसराइल, विच मेरे ख्याल से कतार गवर्नमेंट को या मिडिल ईस्ट कंट्रीज को अच्छा नहीं लगा। सो ये इमोशनल आउटबर्स्ट था कि इनके ऑफिसर्स फंसे हुए, इनको फांसी की सजा सुना दीजिए। Then they must have realized that no, India has got different intentions. India is not pro-Israel or anti-Palestine. जबकि इंदिरा गांधी के टाइम में we were totally pro-Palestine. India is basically anti-Hamas military wing, which is supposedly a terrorist organization. और जैसे कि आपने गाजा में देखा है, टनल्स बना रखे हॉस्पिटल और स्कूल्स के नीचे, जो पैसा यूएन से आ रहा है और अदर प्लेसेस, दे शुड हैव यूज्ड इट। हमास का गवर्नमेंट है सपोजली, तो दे शुड हैव यूज्ड दैट मनी फ्रूटफुली फॉर डेवलपिंग गाजा, जो कि डेवलप्ड है नहीं। तो इंडिया इन इट्स ओन स्टैंड इज वेरी करेक्ट इफ इट इज कॉलिंग हमास मिलिट्री विंग एज अ टेररिस्ट ग्रुप। बल्कि इंडिया ने पैलेस्टाइन में अभी एड भी भेजा कुछ, which is commendable. So India
जो स्टेटमेंट है या सपोर्ट्स आर वेरी बैलेंस्ड। हम ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं कर रहे कि यूएस ने अगर इसराइल को सपोर्ट कर दे तो हमको यूएस से ये करना तो हम इसराइल को सपोर्ट करेंगे और पैलेस्टाइन को नहीं करेंगे। नो, दैट इज नॉट आवर स्टैंड। आवर स्टैंड इज अ बैलेंस स्टैंड विच इज फॉर द करेक्ट कॉज, and our stand is anti-terrorism, not for any country, which is very correct. कर्नल रॉय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे दर्शकों के लिए इतनी अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Jai Hind.